केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार दोनों के खजाना में पैसे नहीं हैं। ये नीतीश कुमार इतने दिन सत्ता में रहने के बाद जनता के दिलों में राज नहीं करते हैं, जननायक नहीं हैं, लेकिन लालू जी 20 साल से सत्ता से बाहर है, उसके बाद भी जननेता हैं। तो दिल में जो बोर्ड लगा हुआ उसको कैसे हटा लें? बिहार का खजाना खाली है, विद्यार्थियों को देने के लिए भी पैसे नहीं हैं, आपने उनको फंसा दिया। टीचरों को तनख्वाह देने के लिए आप देख ही रहे हैं 4 महीने के बाद। सरकार अगर सही मायने में शिक्षा पर काम कर रही होती तो क्या करती? गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड कॉलेज खोल। उस समय भी लालू जी ने 7 विश्वविद्यालय खोला था, वो भी बिल्कुल गवर्नमेंट फंडेड। की जो बीजेपी की सरकार है, इनके यहाँ शिक्षा प्राथमिकता में है ही। तरफ आप उम्र की सीमाएं तय कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप गेस्ट फैकल्टी निकाल रहे हैं, वो भी 3 सालों के लिए। अस्थायी नियुक्ति क्यों नहीं? शिक्षक रिटायर कहाँ होता है? और आप यहाँ है जो विद्यार्थी सपना देख रहे हैं प्रोफेसर बनने की, आप उम्र सीमा के नाम पर उनको आप छटनी कर रहे हैं। सर, एक शिक्षक है, वो नौकरी नहीं करता, वो शिक्षा का दान देता है। असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली 5 वर्षीय या 10 वर्षीय योजना के तहत। नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनजोश न्यूज़। देखिए, हमारे साथ अभी मौजूद हैं मगध विश्वविद्यालय के प्रोफेसर साहब अनुज कुमार तरुण जी, और हिंदी विभाग के प्रोफेसर हैं और साथ ही साथ राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता भी हैं। तो अभी बिहार में एक वैकेंसी आई है असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर के, और कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल इसमें ये उठ रहे हैं कि पहले जो पुराने टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, उनकी तनख्वाह नहीं मिल रही है। इतने सारे 4000 नए असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली की जा रही है। उम्र को लेकर के सवाल किया जा रहा है, एग्ज़ामिनेशन को लेकर के सवाल किया जा रहा है। तो कई तरह के सवाल इसमें उठ रहे हैं। आज हम जानने के प्रयास करेंगे कि क्या कुछ होना चाहिए और कौन सा नियम, कौन सा कानून सही है। सबसे पहले सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया आपका पवन जी। सर, अभी जो सम्राट चौधरी जो कहे जाते हैं कि जो इनकाउंटर मैन है, बुलडोज़र मैन है, और अभी अचानक से एक वैकेंसी लेकर के आए हैं जिसमें उम्र सीमा घटाई गई है, एक तय किया गया है 45 ईयर। क्या लगता है, असिस्टेंट प्रोफेसर या कहें कि भारत में तो गुरु परंपरा का एक दौर रहा है, परंपराएं रही है, तो गुरु का उम्र जो है के साथ जो है ज्ञान घट जाती है क्या? देखिए, बहुत दुख होता है कि मौजूदा जो बिहार सरकार है उसको हमारे बेरोज़गार जो युवा हैं उसकी फ़िक्र नहीं है। बिल्कुल गंभीर सरकार नहीं है ये, और मुझे तो हैरानी होती है कि इनके सिपह सलाहकार कैसे लोग हैं। जिस उम्र सीमा की आप बात कर रहे हैं, आप थोड़ा यूजीसी एक्ट को उलट कर देख लीजिए। यूजीसी में क्या ऐसा कोई उम्र का प्रावधान है? क्या उम्र सीमा तय किया गया है वहाँ कि असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली की उम्र यह होगी? स्टेट गवर्नमेंट करती है। लेकिन सोचिए कि खास करके अगर हायर एजुकेशन की हम बात करें जी, तो हायर एजुकेशन अगर रेगुलर रूप से किया जाए तो मिनिमम जो क्वालिफ़िकेशन है, बीए, एमए, एमफिल, पीएचडी, नेट, जेआरएफ, उसको हासिल करने में एक विद्यार्थी को कितना समय लगता है? और जब उस हालात में जहाँ पीएचडी में नामांकन लेना ही अपने आप में बहुत कठिन प्रक्रिया है, बिल्कुल, उस कठिन प्रक्रिया से गुजरते हुए 30-32 साल तो यूं ही गुजर जाता है। अगर वो सारी चीज़ सिस्टमेटिक रेगुलर रहा तो उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि जहाँ हायर एजुकेशन में शिक्षा लेने में ही जब 30-35 साल उम्र बीत जाता है, ऐसे समय में, ऐसी स्थिति में आप उम्र सीमा 40-43 करेंगे। और वो बिहार के लिए तो और दुखद है जहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली 5 वर्षीय या 10 वर्षीय योजना के तहत है। आप याद करिए, इससे पहले कब बहाली आई थी? 2008, 96, 2008, फिर 2014, उसके बाद फिर 2022, यानी उसके बाद इतने लंबे समय अंतराल पर अगर सपने जैसी वैकेंसी आती है। बिल्कुल। तो बताइए, जब 10 वर्षों में, 5 वर्षों में आप है जो कि वैकेंसी निकालेंगे, तो जो युवा प्रोफेसर बनने के लिए अथाह मेहनत किए हैं, अथक परिश्रम किया है, जो सपने सजोए बैठे हुए हैं, तो उनकी उम्र सीमा तो ख़त्म हो गई। बिल्कुल। तो है जो कि आज अयोग्य हो गए। तो सरकार का निर्णय बिल्कुल दुखद है ये। एक तो ये भी सवाल उठता है ना कि एक उम्र सीमा की वजह से आपने कैप लगा दिया कि 45 के बाद जो है आप नई नौकरी में जो बहाली नहीं होगी। तो क्या उनके पास जो ज्ञान है, उन्होंने 40-45 की उम्र में जो ज्ञान अर्जन किए, रिसर्च किए, तो वो तो गटर में चला जाएगा? देखिए, अगर हमारा जो कर्म है
अगर आप पढ़ेंगे नियमावली तो आपको लगेगा जो एक प्रोफेसर है, एक शिक्षक है, वो नौकरी नहीं करता, वो शिक्षा का दान देता है। तो आप बताइए, नौकरी करने वाला व्यक्ति रिटायर हो सकता है, बिल्कुल। शिक्षा का दान देने वाले जो शिक्षित लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअल है, कभी वो रिटायर होता है? बल्कि क्या होता है कि उम्र के साथ उसके अनुभव और परिपक्व होते हैं और बेहतर ज्ञान अपने विद्यार्थियों को देने का प्रयास करता है, बेहतर रिसर्च में अपना योगदान देता है। आपने देखा होगा यूजीसी में जो तमाम कर्मचारियों का रिटायरमेंट की उम्र है वो 60 साल है। नियम क्या कहते हैं सर इसके? 60 साल है, लेकिन प्रोफेसर की रिटायरमेंट एज कितना है? 65 साल। क्यों किया गया? ऐसा माना जाता है कि प्रोफेसर अपने ज्ञान से रिटायर नहीं होते, जो उन्होंने रिसर्च के माध्यम से जो अपने ज्ञान को विकसित किया है उसका लाभ विद्यार्थियों तक पहुँचे। जब तक उनका शरीर साथ दे, जब तक उनका दिमाग चलता रहे, उस ज्ञान को अपने विद्यार्थियों में प्रसारित करते रहें। इसीलिए 65 किया गया ना। यहाँ तक कहा गया कि जो जिनका शरीर से लाचार नहीं है, जो बिल्कुल स्वस्थ प्रोफेसर हैं और उनके पास ज्ञान का अथाह भंडार है, तो उस ज्ञान को फ़ायदा पहुँचाने के लिए उनको 70 साल तक एक्सटेंशन देने का रूल है। तो शिक्षक रिटायर कहाँ होता है? और आप यहाँ है जो विद्यार्थी सपना देख रहे हैं प्रोफेसर बनने की, आप उम्र सीमा के नाम पर उनको आप छटनी कर रहे हैं। इस बार ही कई लोगों को हमने देखा है सर, जब यहाँ दीक्षांत समारोह हो रहा था तो 60 उम्र से लगभग 60 वर्ष 60 प्लस बंदा वो पीएचडी का डिग्री लेकर के निकला है। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ ना कि बिहार किसी भी नियम बनाने से पहले आपको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी परिस्थितियों का आकलन करना चाहिए। बिहार की सामाजिक परिस्थिति और आर्थिक परिस्थिति क्या है? यहाँ के जो बच्चे हैं, जो अभी जॉब सीकर हैं, जो इंतजार कर रहे हैं, उन्होंने अपनी पढ़ाई कब शुरू की थी? और ख़ास करके भोजन के जो बच्चे हैं वो तो और देर से शुरू करते हैं। अब बीच में बाधाएं भी आती हैं, आर्थिक तंगी आता, कमाने चला जाता, कमाई छोड़कर फिर आता, फिर पढ़ता है। तो ऐसी परिस्थिति में आप उम्र सीमा क्यों लगा रहे हैं भाई? इसका मतलब है कि आपकी मंशा जो है ना, बेरोज़गारी दूर करने की नहीं है। आप सिर्फ डिंग हाँक रहे हैं, वाहवाही लूटना चाहते हैं, चुनावी सुगफ्फा की तरह लोगों को गुमराह कर रहे हैं आप। और वैकेंसी कहाँ आई है अभी? आप जिस सवाल को लेके आप यहाँ हैं पवन जी, वैकेंसी कहाँ है बताइए? अभी जो कल परसों में मैं देख रहा था विज्ञापन, जो क्या है वो तो अतिथि शिक्षक का है। क्यों भाई अतिथि शिक्षक क्यों? जो पूरे बिहार के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की कमी है, ऊपर से आपने और महाविद्यालय खोलने की बात कही, हर प्रखंड में विद्यालय खोलेंगे, महाविद्यालय खोलेंगे, डिग्री की पढ़ाई होगी। तो आप तो पहली बात कि एक बीच में कुछ नियम उन्होंने लाया था कि जो स्कूल के शिक्षक हैं उनको भी प्रतिनियुक्त करेंगे। बड़ी हैरानी की बात है। डीओपीटी का नियम देख लीजिए, प्रतिनियुक्ति का क्या मामला है। हाँ, नहीं कर सकते आप। बिल्कुल सही। बहुत दुखद बात है। तो मैंने कहा ना कि इनके पास पता नहीं कैसे सिपा सलाहकार लोग हैं, कौन सलाह दे रहे हैं। दूसरी बात, अभी जो गेस्ट फैकल्टी निकला, गेस्ट क्यों निकाल रहे हैं आप? एक तरफ आप उम्र की सीमाएं तय कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप गेस्ट फैकल्टी निकाल रहे हैं, वो भी 3 सालों के लिए। अस्थायी नियुक्ति क्यों नहीं? प्रक्रियाएं तो सब सेम है। बिल्कुल सेम है। आप जब ऐड निकाला है, आपने विज्ञापन निकाला, विज्ञापन के बाद आप आवेदन ले रहे हैं, फिर छटनी करेंगे, फिर उनको इंटरव्यू में बुलाएं, सारी प्रक्रिया वही है। तो फिर अस्थायी नियुक्ति क्यों नहीं? क्यों हमारे युवाओं को है जो कि गुमराह कर रहे हैं आप? अब बताइए, 3 साल तक वो गेस्ट पढ़ाएंगे, उसके बाद आप कहेंगे 43 साल के बाद जब अस्थायी नियुक्ति निकालेंगे तो कहेंगे आपकी तो उम्र ही नहीं है। ये तो सारे मेहनत एक्सपीरियंस सारा बेकार जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये बेरोज़गारों के साथ मजाक कर रहे हैं, गंभीर नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ, हर मंच पे कहता हूँ कि जो बीजेपी की सरकार है, इनके यहाँ शिक्षा प्राथमिकता में है ही नहीं। आप देखिए, आनन फानन में उन्होंने कितने कॉलेजेस की घोषणा कर दी। सर ये एक चीज़ है कि क्वांटिटी तो बढ़ गई कॉलेज की, क्वालिटी कैसे बढ़ेगी? देखिए, वही मैं कहता हूँ कि गुण या मात्रा में तो अंतर है ना। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हम दे पा रहे हैं क्या? आप शिक्षकों को चाह रहे हैं कि क्लास में, डिपार्टमेंट में रहें, कॉलेज में रहें, प्राइमरी स्कूल के टीचर से चाह रहे हैं कि वो स्कूल में जाकर बैठें, लेकिन कभी आपने फिक्र किया है कि इन क्लासों में बच्चे नहीं हैं? बच्चे क्यों नहीं हैं? अभी बहुत सारे जहाँ पे प्रतिनियुक्ति की गई, कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर के जो पुराने जो है नए कॉलेज में, वहाँ पे तो बच्चे, कुछ बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पे एडमिशन नहीं लिया गया, फिर भी वहाँ पे भेजा गया। बिल्कुल, मुझे भी यह जानकारी मिली है कि जो कॉलेज खोले गए हैं आनन फानन में बिना तैयारी के,
कहीं 10 बच्चे हैं, कहीं 5 बच्चे हैं, कहीं 0 बच्चे हैं किसी किसी सब्जेक्ट में। तो अगर आप बिना तैयारी किए सिर्फ है जो कि चुनावी जुमला की तरह अगर काम करेंगे तो परिस्थितियाँ तो यही पैदा होगी। तो मैं कुल मिला के कहता हूँ, आज भी देखिए आपके माध्यम से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि हम सरकारी कॉलेज खोल रहे हैं, लेकिन पहले से जो सरकारी कॉलेज हैं उसका क्या हश्र बना दिया आपने। आप हमारी सरकार की बात करते हैं, आप याद करिए उस समय बिहार का बजट कितना था, झारखंड भी हमारे साथ था। बिल्कुल। उस समय भी लालू जी ने 7 विश्वविद्यालय खोला था, वो भी बिल्कुल गवर्नमेंट फंडेड। आप याद करिएगा, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लेकर पहली बार है जो कि हम लोगों ने बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक की बहाली की थी, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए। अभी क्या हो रहा है, अभी आप कॉलेज खोल रहे हैं, विश्वविद्यालय में जितने भी कोर्स नए नए खोल रहे हैं, प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, वो है क्या, वो सारे सेल्फ फाइनेंस कोर्स हैं। सरकार तो उसमें फंड कर नहीं रही है, तो सरकार तो अपनी शिक्षा की जिम्मेवारी से भाग रही है ना। बिल्कुल। बीएड करने जाइए, बीएड का कितना फीस होना चाहिए, आपके जिला स्कूल में कितना फीस है, 5 से 6 हज़ार। जी। वही अगर सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन लीजिए कितना लगेगा, 1.5 लाख रुपया लगेगा। बहुत ज़्यादा। मगध विश्वविद्यालय में चले जाइए आप, किसी भी विभाग में, जितने भी सेल्फ फाइनेंस के कोर्स उसके कितने पैसे हैं, बताइए गरीब बच्चे कहाँ से करेंगे। जबकि सरकार अगर सही मायने में शिक्षा पर काम कर रही होती तो क्या करती, गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड कॉलेज खोलती, ताकि सब्सिडी देती और हमारे बच्चों का एडमिशन कम दामों में होता, कम शुल्क में होता। तो बहुत गंभीर विषय नहीं है। बिल्कुल। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि सरकार शिक्षा के प्रति गंभीर नहीं है। चलिए, वो तो है। तेजस्वी यादव भी लगातार बार बार एक सवाल उठाते रहे हैं कि सरकार का खजाना खाली है, इतनी सारी वैकेंसी है, और उसके अलावा पहले से भी प्रोफेसर के स्टाफ को जो है तनख्वाहें नहीं मिल रही है। तो ऐसी परिस्थिति में और खर्चा एक्सपेंड करना कहाँ तक सही रहेगा। मैं कहा ना कि ये विजन लेस सरकार है, विजन नहीं है इनके पास, क्योंकि ये चुनी हुई सरकार तो है नहीं, वोट तो इनको मिला नहीं था। ये मैनेजमेंट वाले मुख्यमंत्री हैं, तो इनको समझ में नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना है। आप अगर पैसे की बात करते हैं तो मैं एक और बहुत गंभीर मसला उठा रहा हूँ कि नीतीश जी के समय में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का प्रावधान था। यही सेल्फ फाइनेंस वाले बच्चों का फीस कैसे होगा भाई, देखिए फीस कम नहीं किया, लेकिन उसका उन्होंने प्रावधान किया कि उनको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा ताकि वहाँ से पैसा लेके उनको चुकाया जा सके, ताकि उनका बिजनेस चल सके, है ना। इसमें शिक्षा माफियाओं का भी नाम है, बिल्कुल। लेकिन अब क्या हो रहा है कि जो बच्चे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से नामांकन ले लिए, पहली किस्त आ गई थी, दूसरी किस्त उनको आज तक नहीं मिला। नतीजा क्या हो रहा है कि ऐसे कई बच्चे हैं वो तो बुरी तरह से बीच में फंस गए हैं। कई सारे ऐसे संस्थान हैं जो कह रहे हैं भाई गवर्नमेंट अगर पैसा देगी तो आगे आपको पढ़ाई करने के लिए हम अवसर देंगे, एग्ज़ाम का फॉर्म भरने देंगे, अन्यथा आप अपने घर से पैसा दीजिए। तो बिल्कुल बिहार का खजाना खाली है, विद्यार्थियों को देने के लिए भी पैसे नहीं हैं, आपने उनको फंसा दिया। टीचरों को तनख्वाह देने के लिए आप देख ही रहे हैं, 4 महीने के बाद आया। उसके बाद तमाम विभागों का हाल देख लीजिए, ट्रेजरी में पैसा नहीं, कुछ ठेकेदार जो हैं, कॉन्ट्रैक्टर बड़े हैं या छोटे हैं, उनके पैसे फंसे हुए हैं, उनका भुगतान नहीं हो रहा है। ये तो सच है ना, नहीं तो ये उलूल जुलूल मुद्दों में क्यों उलझाते बिहार की जनता को। ये चाहते हैं कि जेन्युइन सवाल हमसे नहीं पूछा जाए, और कभी हरा गमछा देखकर मारो, कभी जाति देख मारो, कभी राबड़ी आवास को खाली करो, कभी जेल सुरक्षा, यानी कुल मिला के ये बिहार की राजनीति में लालू जी को केंद्र में रखना चाहते हैं ताकि चर्चा चलते रहे। क्योंकि उनको पता है, सम्राट चौधरी ने क्या कहा, हम यहाँ तक बढ़े तो लालू जी को गाली देकर बढ़े। तो वो तो खुलेआम बोल रहे हैं, ये प्रवृत्ति है। तो जानते हैं कि लालू जी को केंद्र में रखे बिना राबड़ी आवास की बात बोले तो एक अब भी वीडियो वायरल हो रहा है, जिस प्रकार से 20 साल वहाँ पे रहे, 2 दशक लालू जी, राबड़ी जी, तो और उसके बाद जो है नेम प्लेट को जिस हिसाब से छेनी हथौड़ी से तोड़ा गया, वीडियो वायरल हो रहा है। एक बच्चा जो है, एक कार्यकर्ता जो है उस बोर्ड को, नेम प्लेट को छाती से लगा करके रो रहा है। ये क्या मैसेज देना चाह रहा है। ये तो बिहार में लोग इसे देखकर बड़े इमोशनल भी हो रहे हैं। देखिए ये कोई क्या है कि कोई भी आदमी, आप हो या हम हो, जिस मकान में रहता है थोड़ा लगाव तो हो ही जाता है, क्योंकि वहाँ कई सारे खुशी के पल, संघर्ष के पल, कई सारे एक साथ साझा करके बिताया होता है, तो उससे लगाव होता है, होना भी चाहिए, मनुष्य की प्रवृत्ति है ये। लेकिन जिस वीडियो की बात कर रहे हैं उसका निजी फीलिंग है ना। और मैं तो कहता हूँ
कि हमारे क्या लिए इस बात को लेकर के आम पब्लिक पे तो असर पड़ रही है, सरकार पर पड़ेगी? आम पब्लिक की बात नहीं है। मैं इश्तिहार की बात ही नहीं कर रहा, मैं बोर्ड की बात ही नहीं कर रहा। बोर्ड तो निकल जाएगा, बोर्ड दूसरा भी लग जाएगा, लेकिन लालू प्रसाद यादव जो बिहार के जो जनता के दिलों में हैं, वो बोर्ड उखाड़ पाएगा कोई? आज भी मैं खुले रूप से कहता हूँ कि आज भी नीतीश कुमार इतने दिन सत्ता में रहने के बाद जनता के दिलों में राज नहीं करते हैं, जन नायक नहीं हैं, जन नेता नहीं हैं। लेकिन लालू जी 20 साल से सत्ता से बाहर है, उसके बाद भी जन नेता हैं। तो दिल में जो बोर्ड लगा हुआ उसको कैसे हटा लेंगे आप? वो तो बरकरार रहेगा। बरकरार रहेगी। बिल्कुल। चलिए, तो अंततः आप क्या कहना चाहेंगे? ये जिस प्रकार से आज के डेट में बिहार की हालात है, राजनीतिक हालात है, बांकीपुर विधानसभा का भी चुनाव होने वाला है, तो उसके लेकर के भी तैयारियां चल रही है आप लोगों की, क्या इन सब चीज़ को लेकर के? देखिए, चुनाव में फिर चुनावी जुमला फेंकेंगे, चूँकि जुमला फेंकना इनकी आदत है। मैं तो कहता हूँ कि पहले जो चुनाव में आपने वादा किया है 1 करोड़ नौकरी देंगे, वो कब दे रहे हैं आप? जीविका दीदी को 2 लाख रुपया देंगे, कब देंगे आप? महंगाई कम कब होगी? बिजली जो आपने कहा था 125 यूनिट हम फ्री देंगे, वो महंगी कैसे हो गई? तो ये तमाम सवाल है। इसलिए मैं कह रहा हूँ जो भी चुनाव है आने वाले समय में इस झांसे राम से दूर रहिए। ये तो स्टेट हाईवे पे भी तो टैक्स लगा रहे हैं ना? अभी कई जगह पे लगाएंगे, हो सके हम दोनों को बात करने में भी टैक्स लगा दें, मीडिया वालों पे भी लगा दें कि एक सवाल का इतना पैसा देना पड़ेगा आपको। हो सके आपका टीआरपी अगर बढ़ जाए, जो सोशल मीडिया से आमदनी हो उसमें भी टैक्स लगाएगा, लगता ही है, बात करने के लिए लग जाएंगे। तो कुल मिला के कहे ना कि सरकार, केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार, दोनों के खजाना में पैसे नहीं हैं। और यह सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि विजन लेस लोग हैं। वो तो शुक्र मनाइए कि मनमोहन सिंह जैसे अर्थशास्त्री आपके देश के वित्त मंत्री बने थे, प्रधानमंत्री बने थे, जिन्होंने भारत के अर्थव्यवस्था को यहाँ से वहाँ पहुँचा दिया। और इनको बने बनाए जीडीपी मिल गया, बना बनाया अर्थव्यवस्था मिल गया, जिस पर एक खेल रहे हैं, संभाल नहीं पा रहे हैं। कुछ दिन पहले सुना होगा, सोना इन्होंने बेच दिया या गिरवी रख दिया। बिल्कुल। तो कुल मिला के विज़न चाहिए, ये विजनलेस सरकार है। चलिए दोस्तों, तो आपने सुना। बाकी इस इंटरव्यू के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।